गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज डे 3 है। आज डे 3 में मैंने जो कल जैसे बना बताया था आपको कि पिरामिड के बारे में ज़्यादा जानकारी हम आज के सेशन में लेंगे। साथ ही में जो वृक्ष है, जो अपने आंगन में हमको लगाने चाहिए, उनके बारे में या उनकी विशेषताओं के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो मिस्टीरियस पावर्स ऑफ पिरामिड, यानी कि पिरामिड की रहस्यमय शक्तियां जो है अब हम डिस्कस करेंगे। बड़े पिरामिड को ध्यान में रखकर यदि छोटे पिरामिड बनाए जाएं तो उनका प्रभाव केवल मनुष्य ही नहीं, वस्तुओं पर भी पड़ता है। पिरामिड आकृति में रखे हुए खाद्य पदार्थ अधिक लंबे समय तक टिकते हैं। पिरामिड में बोए गए बीज के अंकुर जल्दी निकलते हैं। उसमें पानी अधिक शुद्ध एवं विशेष स्वाद युक्त होता है। यदि घर में बनाई गई पिरामिड आकृति में पुरानी रेजर या ब्लेड रखी जाए तो उसकी जो धार है अपने आप तेज हो जाती है। पिरामिड आकृति में रखे गए पुराने गहने भी चमकीले हो जाते हैं। उसमें रखा हुआ दूध लंबे समय तक बिगड़ता नहीं है। शरीर पर हुए घाव अथवा जले हुए घाव को पिरामिड के अंदर लाने से घाव भी जल्दी भर जाते हैं। दांतों की पीड़ा हो या अर्धशीशी हो या जोड़ों का दर्द, सिर दर्द आदि में पिरामिड प्रयोग करने से जल्दी राहत मिलती है। पिरामिड के नीचे बैठने मात्र से कई लोगों को वात एवं संधिवात आदि परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पिरामिड में बीज बोने से पौधे का विकास जल्दी होता है। पिरामिड में उगाए गए पौधे तथा वृक्षों का बाहर वाले पौधों या वृक्षों की तुलना में अधिक गति से विकसित होना लाजम है। चाय, कॉफी, फलों का रस आदि पेय पदार्थों को पिरामिड में रखने से अधिक स्वादिष्ट लगते हैं। यदि कूड़ा भी पिरामिड आकार के पात्र में रखा जाए तो बिना बदबू पैदा हुए वह सूख जाता है। पिरामिड से जिस वस्तु को रखना हो उसे पिरामिड की ऊंचाई के 1/3 भाग की ऊंचाई पर रखना जरूरी होता है। ऐसा करने से श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होती है। पिरामिड बनाने के लिए विद्युत एवं चुंबक का अवाहक पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो पिरामिड है, वो पिरामिड जिस वस्तु से बनना चाहिए वह चीज नॉन कंडक्टर होनी चाहिए। पिरामिड बनाने के लिए छोटे लोहे या किसी धातु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि लोहे की कीलें भी या लोहे की कील भी नहीं लगाना चाहिए। संपूर्ण नॉन कंडक्टर पदार्थ जैसे कि लकड़ी, हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक अथवा एक्रिलिक फाइबर से पिरामिड तैयार करना चाहिए। अब हम पिरामिड साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि रोग निवारण के हेतु पिरामिड जल का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए और पिरामिड जल बनाने की जो पद्धति है वो पद्धति भी मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि बहुत सारे जो रोग है वो रोग इस पिरामिड जल से हमें मुक्ति दिलाते हैं। मतलब
जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, आखिरी पॉइंट जो है, वाटर क्रिएट्स द प्रॉपर्टीज लाइक अ हनी ड्यू। एक अमृत की तरह पिरामिड का जो जल है, वो जल काम करता है। पिरामिड के किसी भी एक भाग को उत्तर दिशा के साथ मिलाकर रखने पर उसकी चारों दिशाओं में होनी चाहिए। इससे वातावरण में स्थित ब्रह्मांडीय शक्तियां पिरामिड के शिखर के रास्ते अंदर प्रवेश करती है और ये अंदर ही अंदर बिलोती रहती है। तत्पश्चात ये शक्तियां बाहर भी निकलती है। इनमें से कुछ शक्तियां जो है उनको पहचाना गया है तथा अन्य कुछ आज तक अज्ञात एवं अपरिचित है। उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। परिचित शक्तियों में से चुंबकीय शक्ति जो है, उसके बाद वातावरण में स्थित इलेक्ट्रिसिटी, वैश्विक किरणें, उसके बाद रेडियो तरंगे आदि की समायोजना है। पिरामिड में बिलोती रहती और बाहर निकलने वाली शक्ति के आवरण में यदि कोई जड़ या अचेतन पदार्थ को रखा जाए तो उस पदार्थ पर ऐसी शक्ति का प्रभाव पड़ता है और इसके फलस्वरूप जैव रासायनिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रभाव भी पड़ता है। इन वैश्विक शक्तियों को हम साधारण आंखों से देख नहीं पाते हैं, किंतु उनके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। साधन विशेष की मदद से इनको नापा भी जा सकता है। इस शक्ति के कारण पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पदार्थ में स्थित अनावश्यक जल का शोषण होता है। जीवित कोशों वाले पदार्थ को यह सड़ने से बचाती है। इसमें बैठने वालों को यह एकाग्रता प्रदान करती है। जीवन विकास में यह सहायता एवं पोषण प्रदान करती है। अशुद्धियों को दूर हटाती है। इन सभी शक्तियों को पिरामिड के द्वारा पानी में उतारकर सामान्य जल को अमृतमय बनाकर मानव जाति के कल्याण एवं विकास के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। पिरामिड जल की बनाने की जो पद्धति है, वो पद्धति मैं आपको इन शॉर्ट बताने जा रहा हूं। इसमें पिरामिड में उत्पन्न एवं अवतरित सभी शक्तियों को पानी में समाहित करने के लिए कुछ आचार संहिता का पालन करना बहुत आवश्यक है। वो पहली है कि पिरामिड की रचना जो है सही नाप के आधार पर ही होनी चाहिए। पिरामिड को सही एवं योग्य ढंग से रखना चाहिए। पिरामिड की एक बाजू चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर हो, इस प्रकार पिरामिड को ही रखना चाहिए। पिरामिड में रखने के लिए जिस पात्र में पानी भरा जाए, वह पात्र कांच, प्लास्टिक, मिट्टी अथवा तांबे का हो तो बहुत बड़ा रहेगा। पिरामिड जल बनाने के लिए पिरामिड को जिस जगह पर रखा जाए, वहां 10 फुट की परिधि में टेलीविजन, रेडियो अथवा रेफ्रिजरेटर जो है नहीं होना चाहिए। उसके बाद लोहे के टेबल अथवा लोहे से बनी बैठक पर जल पात्र तथा पिरामिड को कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज में, पिरामिड की किसी भी एक्टिविटी में हमें किसी भी हालत में लोहे को नहीं रखना चाहिए या लोहे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिरामिड की शक्ति को काम प्रवाहित करने के लिए पानी को कम से कम 2 घंटे तक पिरामिड के नीचे रखिएगा। जल में शक्ति को कायम के लिए प्रवाहित करने के लिए उसे कम से कम 12 घंटों तक रखिए। यथासंभव शुद्ध पानी का उपयोग कीजिएगा। पानी को छानकर
जल पात्र में भरिएगा। कुएं, टंकी या नदी का पानी अशुद्ध लगे तो पहले पानी को गर्म कीजिए और बाद में उसे ठंडा करने के बाद में उपयोग में लाया जा सकता है। सर्दी की अथवा चमड़ी की बीमारियों में पिरामिड का जल का प्रयोग करने से पूर्व उसे थोड़ा गर्म करना जरूरी होता है। बाह्य उपचार के लिए पिरामिड का जल का प्रयोग करने के लिए मतलब मालिश करने के लिए या घाव साफ करने के लिए वह जितना पुराना पानी होगा उतना वह लाभदायी होता है। पिरामिड जल को प्रयोग करने के बाद बचे हुए पानी को चुस्त ढक्कन में बंद करना बहुत जरूरी है। कृषि के लिए प्रयोग में लाने जाने वाले पिरामिड का जल 12 घंटों से लेकर 1 महीने तक के समय के लिए पिरामिड के अंदर अथवा पिरामिड के ऊपर रखा हुआ होना चाहिए। पीने के लिए तैयार किया हुआ पिरामिड का जल 12 घंटों से लेकर 5 दिन तक पिरामिड के नीचे रखना अनिवार्य तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर हम उसे 12 घंटे तक रखेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अब हम पिरामिड जलपान के लिए ध्यान रखने योग्य मुद्दों के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। सुबह में साफ किए बगैर अथवा किसी भी प्रकार की खुराक खाए या पिए से पहले 1 लीटर पिरामिड जल का पानी पीना चाहिए। इतना पानी पीने के लिए 5 मिनट का समय व्यतीत करना चाहिए। मतलब जो पिरामिड का जो पानी है वो पानी हम तैयार करने के बाद उसे कुछ खाए पिए सुबह उठकर 1 लीटर जो पानी है वो 1 लीटर पानी हमें 5 मिनट के अंदर खत्म करना चाहिए। मेरे ख्याल से कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन हम 1 लीटर पानी नहीं पी सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है। तो यथासंभव मात्रा में पानी पीना जरूरी है। मतलब जितना आप पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते हुए हमें आगे जाना है और एक दिन हमें 1 लीटर जो पानी है पिरामिड के अंदर रखा हुआ पानी पिरामिड जल जो है वो पिरामिड जल हम पी सकते हैं। शाम को भी पिरामिड जल पिया जा सकता है। इसके लिए ध्यान रहे कि भोजन के 2 घंटे पहले ऐसा जल पीना जरूरी है। मतलब भोजन अगर आप 8 बजे करते हैं तो आपको जो पिरामिड का जो जल है वो पिरामिड का जल तकरीबन 5:30 से 6 बजे तक को इस समय में ही आपको ये पिरामिड का जल पीना जरूरी होता है। खुला पड़ा हुआ जल पीने के उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ऐसा पानी बाह्य उपचार के लिए प्रयोग में लेना चाहिए। आवश्यकता होने पर पिरामिड जल को थोड़ा सा गर्म करके बाद में ठंडा होने पर आप उपयोग में ला सकते हैं। यदि पानी कम हो तो उसमें सादा जो पानी है वो सादा पानी हम डाल सकते हैं। ये हुआ अंतर्गत उपचार के लिए जल प्राशन। अब बाह्य जल प्राशन के लिए मतलब बाह्य उपचार के लिए पिरामिड जल का प्रयोग हम कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। घाव होने पर यदि लहू बहता हो तब अथवा जल जाने पर जले हुए भाग पर पिरामिड का जल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जगह जो है वो सूती कपड़े से मतलब कॉटन का जो क्लॉथ है वो कॉटन का क्लॉथ को हम पिरामिड जल में भिगोकर उसकी पट्टी बनाकर अति
मतलब जो जख्म या घाव है या जला हुआ जो भाग है, उसका उसके ऊपर हमको उसको बांधना चाहिए। स्नान हेतु पिरामिड जल को सीधा ही उपयोग में लिया जा सकता है। कान और नाक के दर्दों में पिरामिड जल की बूंदें नाक तथा कान में डाली जा सकती हैं। टब में पिरामिड जल डालकर स्नान किया जा सकता है। इस जल से मालिश भी की जा सकती है। जोड़ों के दर्दों पर अथवा जोड़ों वाले हिस्सों पर इस जल की मालिश करने से हमें बहुत राहत मिलती है। आंत के दर्दों में अथवा सख्त कब्ज होने पर इस पानी से इनिमा भी लिया जा सकता है। पिरामिड में रखा गया जल 12 घंटे में या 12 घंटों में हमेशा के लिए चार्ज हो जाता है, किंतु 24 घंटों तक रखना हितावह होता है। पिरामिड जल को कायमी चार्ज होने के बाद ठंडी जगह में कांच की बोतल में रखकर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। पिरामिड के आवरण में से बाहर निकाले हुए जल को 15 दिन की अवधि में पीने के लिए उपयोग में लेना जरूरी है। मतलब उसकी जो एक्सपायरी है, पिरामिड जल की एक्सपायरी जो है, वो एक्सपायरी 15 दिन की ही होती है। यदि इस पानी का प्रयोग बाह्य उपचार के लिए करना हो तो 1 महीने की अवधि में उसका उपयोग हम कर सकते हैं। पिरामिड से बाहर निकाला गया जल पात्र लकड़ी के अलमारी में अथवा वैसे ही जगह में रखना चाहिए। जल पात्र को चुस्त ढक्कन से ढकना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। पिरामिड जल का प्रयोग करते समय कुछ सावधानी बरतना आवश्यक होता है। वो सावधानियां मैं अभी बता रहा हूं आपको। यदि एक साथ 1 लीटर में असमर्थ हो तो शरीर पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। यदि दर्द अत्यंत तीव्र या पीड़ाजनक हो अथवा शारीरिक दुर्बलता अधिक मात्रा में हो, तभी शाम या रात्रि के भोजन पूर्व 2 घंटे 1 लीटर पानी एक साथ में पिया जा सकता है। पिरामिड जल दैवी शक्ति के प्रभाव का परिणाम है। उसका व्यापार न करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब उसका व्यापारिक तत्व पर हमें उसको नहीं लेना चाहिए। प्रथम बार इस जल के प्रयोग के कारण यदि अति पेशाब अथवा अति टॉयलेट या डिसेंट्री हो जाए तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। थोड़े दिन तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना रहती है, किंतु थोड़े समय के पश्चात सब ठीक हो जाता है। अब हम पिरामिड के उपयोग के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा, और उसके बाद जो है पिरामिड साइंस की तरफ हम निकलेंगे। पिरामिड जल अधिक स्वाद युक्त, मीठा एवं आरोग्यप्रद होता है। पिरामिड के नीचे दाल आदि अनाज भिगोकर अंकुरित करने पर अनाज रहित एवं स्वाद युक्त बनता है। अधिक लंबे समय तक ताजा रहता है। जिन लोगों को बाजार में बिकने वाले अंकुरित अनाज रुचिकर नहीं लगता है, वे पिरामिड के नीचे अंकुरित वस्तुएं उत्साहपूर्वक खा जाते हैं। आपके बच्चों के लिए चाय, नाश्ता, दूध, हलवा अथवा भोजन का कोई भी व्यंजन बनाइए। आपके बच्चों के भोजन करने में थोड़ा समय बाकी हो तब उन वस्तुओं को पिरामिड में ढककर दीजिए।
पिरामिड शक्ति प्राप्त व्यंजन अधिक स्वादयुक्त तथा आरोग्यदायी होती है। परीक्षा के समय अध्ययन पढ़ाई के लिए विद्यार्थी देर रात तक जागता है। यात्रा के कारण थकान लगती है। टीवी देख देख आंखें भारी हो जाती है। इन परिस्थितियों में आंखों में पिरामिड जल छिड़कने से विशिष्ट ठंडक का अनुभव हमें आता है। प्रयोग करके स्वयं अनुभव कीजिएगा, तो ही मैं जो आपको बता रहा हूं आपको उसके ऊपर विश्वास आएगा। दाढ़ी करते हैं तो दाढ़ी वाला जो रेजर है वो रेजर पुराना हो जाने के बाद भी हम अगर उस रेजर को 7 दिन तक पिरामिड के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखते हैं तो ब्लेड को पिरामिड के 1/3 ऊंचाई पर मतलब 1/3 हाइट पे, पिरामिड अगर आपका 1 मीटर का है तो उसके 1/3 मतलब 0.33 मीटर इतनी ऊंचाई पर अगर आप ब्लेड को रखते हैं और वो 7 दिन तक, तो वो जो धार है उसकी, वो धार पुनः तेज हो जाती है। हरी तरकारी एवं साग भाजी के प्लास्टिक की थैली में भरकर पिरामिड के नीचे रखने से अधिक ताजा रहती है और खराब नहीं होती है। कई गृहिणियां सुबह में बनाए हुए या बनाने के लिए लाई गई साग की भाजी पिछली शाम को काट कर तैयार रखती हैं। ऐसी कटी भाजी का आधार हिस्सा बाहर खुले में छोड़ रखिए तथा बाकी आधा हिस्सा पिरामिड के अंदर प्लास्टिक की थैली में बंद करके छोड़िए। फर्क आपको अपने आप ही मालूम हो जाएगा। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रतिदिन चेहरे को पिरामिड जल से धोने से त्वचा चमकने लगती है। 4 सप्ताह प्रयोग करने के बाद आपको अपने चेहरे की कांति में वृद्धि प्रतीत होगी। घर में खजूर, मिठाई, केले आदि वस्तुओं को प्लास्टिक की थैली में रखकर उसे पिरामिड के नीचे रख दीजिए। ये वस्तुएं खूब गुणप्रद, स्वादयुक्त एवं मीठी लगेगी। पिरामिड को इस तरह प्रतिदिन सुबह शाम 30-30 मिनट तक पहन रखने से, मतलब जो पिरामिड की हैट है वो पिरामिड हैट अगर सुबह शाम 30-30 मिनट, आधा आधा घंटा अगर हम पहन के रखते हैं तो सिरदर्द, अर्धशीशी, झड़े हुए बाल, साइनस, टेंशन, डिप्रेशन, नींद न आना, बालों का श्वेत हो जाना आदि बीमारियों में लाभ होता है। किसी भी प्रकार की थेरेपी की चिकित्सा के साथ साथ ऐसी पिरामिड ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना, पूजा आदि करते समय पिरामिड कृति को सिर पर रखने से एकाग्रता में वृद्धि होती है तथा मन को शांति मिलती है। शरीर का जो हिस्सा रोगग्रस्त हो उस भाग पर पिरामिड रखने से लाभ होता है। जैसे कि पेट दर्द हो या पीठ दर्द हो तो पलंग पर पीठ के बल लेटकर पेट पर पिरामिड पर, मतलब पेट पर अगर आप पिरामिड रखते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत बड़ा आता है। पिरामिड जल एक एक ग्लास दिन में 3 बार पीजिए तो आपको जो पेट का दर्द है वो पेट का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रात को सोते समय रोगग्रस्त हिस्से के बराबर पलंग के नीचे पिरामिड रखने से लाभ होता है। पिरामिड की एक बाजू को उत्तर दिशा में रखना न भूलिएगा। कब्ज,
अथवा पेट के रोगियों को हर सुबह खाली पेट 1 लीटर पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से 1 महीने में लाभ होगा। जिस कुर्सी का उपयोग अध्ययन हेतु अथवा ऑफिस काम के लिए होता है, उस कुर्सी के नीचे पिरामिड रखने से लाभ होता है। अध्ययन में एकाग्रता बढ़ती है तथा स्वास्थ्य में सुधार होता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे पिरामिड हैट की समान सिर पर रखें ताकि पढ़ी हुई बातें अधिक याद आएगी। वात, आर्थराइटिस आदि के रोगियों के लिए दुख, दबाव, मरहम अथवा तेल को पिरामिड में रखने से या रखकर छोड़ने से उसकी कार्यशक्ति में वृद्धि होती है। एक नया टूथपेस्ट खरीदिए, उसे 3 दिन तक पिरामिड में रखिए। बाद में उसका उपयोग करने से दांत के मसूड़ों के रोगों में पिरामिड शक्ति का लाभ मिलता है। बगीचों में पिरामिड जल से सिंचन करने पर फलों के रंग आकर्षक हो जाते हैं तथा वे रोग मुक्त हो जाते हैं। पिरामिड जल से तैयार की गई तुलसी के पत्ते प्रतिदिन खाने से सर्दी, ज्वर, दर्द तथा पेट के रोग में बहुत कमी आ जाती है और हमें उसका लाभ मिल जाता है। तो अब है पिरामिड साइंस। पिरामिड ऊर्जा एक नया विज्ञान पिरामिड की रचनाओं तथा सहज रहस्यों को समझने के लिए विकसित हो रहा है। पिरामिड के विशिष्ट आकार प्रकार में अलौकिक शक्ति छिपी है। इसकी आकृति में सूक्ष्म ब्रह्मांड की ऊर्जा व शक्ति का सघन एकत्रीकरण होता है, जो जड़ तथा चेतन दोनों को प्रभावित करती है। पिरामिड की बनावट और सजावट से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भू-चुंबकत्व और ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ इस विशिष्ट रचना का अगम्य एवं अदृश्य अलौकिक संबंध है। पिरामिडों के भीतर विद्युत चुंबकीय शक्तियां होती है या ब्रह्मांडीय शक्तियां इतनी सशक्त होती है कि उसके भीतर रखे किसी भी पदार्थ को वह विकृत नहीं होने देती। उसकी विशिष्ट संरचना के कारण उसमें विशिष्ट प्रकार के ऊर्जा प्रवाह उत्पन्न होते हैं तथा सूक्ष्म तरंग संकेत हमेशा लगातार कंपित रहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम, 2 डायग्राम यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है कि उसमें एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस तरह से काम करता है। तो पिरामिड की संरचना में 4 समद्विबाहु मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। पिरामिड में 4 भुजाओं की संख्या 4 दिशाओं को इंगित करती है, अर्थात 4 समान आकार के त्रिभुजों से बनी संरचना पिरामिड एक शक्ति का प्रतीक जो एक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है एवं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। पिरामिड इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर अपने भीतर संरक्षित करता रहता है। फलतः पिरामिड के भीतर एक विशेष प्रभाव पैदा होता है जिससे पिरामिड के भीतर चारों ओर का वातावरण भी आवेशित हो जाता है। पिरामिड उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आवेशित होकर सजीव तथा निर्जीव सभी प्रकार के वस्तुओं पर अपना विशेष प्रभाव डालता है। इससे मनुष्य में ऊर्जा जागृत होती है। इस कारण
अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि पिरामिड के भीतर बैठने से गहन शक्ति का अनुभव होता है तथा मनुष्य की सभी शक्तियों का विकास होता है। पिरामिड के विशेष ज्योतिमय आकार जो मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स के कारण उसके पांचों कोनों में एक विशेष प्रकार का किरणोत्सर्ग पैदा होता है जो ऊर्जा के रूप में पिरामिड की एक तिहाई ऊंचाई पर इकट्ठी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक इंसान की आकृति यहाँ पे मैंने रखी हुई है। टोटल हाइट की 1/3 में ये आकृति मैंने यहाँ पे रखी है। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है वो किस प्रकार काम करती है, उसका एनर्जी कैसा निर्माण होता है, ये सब यहाँ पे मैंने, आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो सूर्य और पिरामिड और चंद्र, इनका परिणाम किस तरह होता है, एनर्जी का जनरेशन कैसा होता है, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो पिरामिड जैसी संरचना व आकार वाले एक छोटे पिरामिड का उपयोग कई प्रयोगकर्ता ने किया है। इस पिरामिड में यंत्र पर बैठकर और ध्यान करने पर यह पाया गया है कि इस पर बैठने से मनुष्य अधिक शांत, एकाग्र एवं तन्मय होकर ध्यान कर पाता है। जो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि यहाँ पे जो इंसान की जो आकृति है वो ध्यान करते हुए बैठी है, तो कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता है। वह कुछ देर इस पर बैठने से स्वयं को तनाव रहित अनुभव करता रहता है। इस ऊर्जा को मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयोग में लाने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इन्हीं अनुसंधानों के फलस्वरूप तरह तरह के पिरामिड यंत्र, पिरामिड एनर्जी जनरेटर, पिरामिड कैप, ओपन पिरामिड, पिरामिड हाउस आदि यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। पिरामिड शक्ति को आवश्यकतानुसार घटाने तथा बढ़ाने के लिए पिरामिड के आधार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके सही प्रभाव को प्राप्त करने के लिए इसको सही स्थान पर स्थापित किया जाना बहुत जरूरी होता है। पिरामिड जो ऊर्जा अपने भीतर इकट्ठी कर उसका गुणात्मक विस्तार करता है, उसका प्रयोग मानव शरीर की व्याधियों एवं रोगों को दूर करने में प्रयोग किया जा सकता है। यदि समस्या जटिल है तो पिरामिड के भीतर 9 पिरामिडों की आकृति को लगातार पिरामिड के प्रभाव समस्या के अनुसार कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार प्रयोग करने से इस यंत्र की ऊर्जा को कई गुना विस्तारित किया जा सकता है। पिरामिड के ऊपर आधारित वास्तु के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हम थोड़े डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो मिस्रवासीय की श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता के सूक्ष्म गणित तथा उनकी रहस्यमयी शक्तियों के पीछे पिरामिड आकृति की शक्ति और ऊर्जा का आधार है। मंदिर, गिरजाघर एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर इन त्रिआयामी पिरामिड आकार के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इन पिरामिड आकारों की असीम शक्तियों के आधार पर पिरामिड विकसित किए गए हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में लाभकारी परिणाम देते हैं। ब्रह्मस्थल, सभी वस्तुओं का केंद्र बिंदु ब्रह्मस्थल होता है। इसी प्रकार पिरामिड यंत्र में केंद्र बिंदु ब्रह्मस्थल है और इसे
पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए पूर्व नियोजित किया गया है। इसका लक्ष्य है कि इसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए तैयार किया जा सकता है। जमीन, भवन, मनुष्य, फर्नीचर, वाहन, कई अन्य के लिए पिरामिड का उपयोग हम कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना एक विशिष्ट ऊर्जा क्षेत्र होता है जो हमारे साथ क्रिया करता है। इन वस्तुओं का उपयुक्त चयन एवं उनका उचित स्थान पर रखा जाना इनके बारे में और हमारे इनके और हमारे बीच में एक सामंजस्य एवं संतुलन पैदा होना जरूरी होता है। तो अब हम वास्तु दोष निवारण हेतु पिरामिड कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि वास्तु दोष निवारण में पिरामिड का रचना अनन्य महत्व है। वैदिक ज्योमेट्री के अनुसार त्रिकोण स्थिरता का सूचक है, तो आकाशगामी नुकीली शिखर रचना प्रगति दर्शाती है। 4 त्रिकोण मिलकर पिरामिड बनता है, जिससे स्थिरता एवं प्रयोगशीलता चौगुनी हो जाती है। अतः वास्तु दोष निवारण हेतु पिरामिड कारगर एवं प्रभावी उपाय है। वास्तु को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए मकान शुभ व फलदायक होते हैं, परंतु जो लोग ऐसे मकानों में रहते हैं जहां कोई वास्तु दोष है, अर्थात वह मकान वास्तु के अनुरूप नहीं है, तब वहां पिरामिड के उपयोग से घर के वास्तु दोष को हम दूर कर सकते हैं। मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पिरामिड जो है, वो पिरामिड्स को हम यूज करके जो नेगेटिव एनर्जी वास्तु में वास करती है, उसे हम आसानी से पिरामिड के इस्तेमाल से निकाल सकते हैं। पिरामिड के मूल सिद्धांत वास्तु शास्त्र के अनुसार ही है, परंतु इनमें वास्तु दोष को दूर करने के लिए उस स्थान पर पिरामिड का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवाहित नहीं हो पाती। इस ऊर्जा को पिरामिड ग्रहण कर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। पिरामिड का प्रयोग भूमि, भवन, मनुष्य, घर के समान वाहन तथा मशीन आदि में स्थिति को सुधारने के लिए हम करते हैं। पिरामिड को वास्तु दोष दूर करने के लिए उस दिशा एवं क्रम में रखना चाहिए जिससे आदर्श वास्तु स्थिति पैदा हो सके। पिरामिड का उपयोग घर के विशेष क्षेत्र को ऊर्जावान बनाने में कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने पढ़ने की मेज पर तथा व्यवसायी अपने ऑफिस की टेबल पर और अपने कंप्यूटर इत्यादि पर रखकर अपने सौभाग्य को आमंत्रित कर सकता है। जैसे जैसे पिरामिड आकृति का जीवन में संबंध होता जाएगा, वैसे वैसे शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बढ़ने लगेगी। इसके उपयोग से जीवन उत्साह से भरने लगता है तथा कुशल एवं समृद्ध होता है। पिरामिड आकार के 5 कोनों से एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो पिरामिड की 1/3 ऊंची पर आकर इकट्ठा होती है। यही ऊर्जा पिरामिड के कोनों से प्रवाहित होकर पिरामिड के चारों ओर फैलती है। यह ऊर्जा को विशेष रूप से ग्रहण कर कई गुना बढ़ा देती है, जिससे इसके भीतर तथा इसके चारों ओर
ब्रह्मांडीय ऊर्जा का घनत्व बढ़ जाता है और यह अपने भीतर आसपास उपस्थित सजीव निर्जीव वस्तुओं पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अतः पिरामिड एक ऐसी संरचना है जिसकी सहायता से प्राणवान आकाशीय ऊर्जा को प्राप्त कर जीवन को समृद्धशाली बनाया जा सकता है। अतः वास्तु दोष निवारण हेतु पिरामिड बहुत ही कारगर और प्रभावशाली सिद्ध होता जा रहा है। भूखंड की क्रियाशीलता के बारे में हम थोड़ा डिस्कस अभी कर देंगे। कोई भी प्लॉट या भूखंड पर पिरामिड का उपयोग विशेष लाभकारी परिणाम देता है। पिरामिड प्लॉट की क्रियाशीलता, प्लॉट की तीव्र उन्नति, लाभकारी प्रभावों और आसपास के अन्य प्लॉटों के कुप्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके लिए 9 पिरामिडों का प्लॉट के केंद्र यानी कि ब्रह्म स्थान में लगाना जरूरी होता है और 9 पिरामिडों को प्रति कोने में लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये जो प्लॉट है वो प्लॉट के चारों कॉर्नर में 9 पिरामिड रखे हुए हैं और बीच में एक 9 का सेट यहाँ पे मैंने रखा है। तो पहले कटे कोनों के लिए हम पिरामिड का इस्तेमाल कैसे करेंगे? वास्तु के अनुसार कोने कटे भूखंडों और कमरे सही नहीं होते हैं। विशेषतः उत्तर पूर्वी कोना कभी भी कट यानी कि कटा हुआ, उत्तर पूर्वी कॉर्नर जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कभी भी कटा हुआ नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो उसमें हमको पिरामिड का इस्तेमाल करना जरूरी है। जगह के हिसाब से पिरामिडों की संख्या सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी प्रकार भवन में कटी हुई दिशाओं को की ओर दीवार पर पिरामिडों को स्थापित किया जा सकता है। जैसे अगर भूखंड 2500 स्क्वायर फीट का है तो पिरामिड की संख्या जो है वो 9 होनी चाहिए। अगर 5000 स्क्वायर फीट का भूखंड है तो उसके ऊपर 18 पिरामिड तथा 10,000 स्क्वायर फीट है तो 27 पिरामिड का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक पिरामिड के मध्य 1 फुट की दूरी रखनी चाहिए। उसके बाद अनियमित आकार के भूखंडों के लिए वर्गाकार या आयताकार बनाना अनिवार्य है। इसे चाहे काटकर या ऊर्जा उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके लिए 9 पिरामिड को प्रत्येक कोने तथा केंद्र में लगाना जरूरी होता है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अगर अनियमितता है, मतलब उसका जो लेंथ और ब्रीथ का जो रेशो है 1:2 के समीकरण में अगर नहीं है तो उसको मतलब जो है कि अर्थात यदि लंबाई जितनी हो तो चौड़ाई से ज्यादा 2 गुना होनी चाहिए। यदि यह 2 गुना से ज्यादा है तो भूखंड में वास्तु दोष का निर्माण होता है। इसे सुधारने के लिए पिरामिड का उपयोग किया जाना चाहिए। अभी पिरामिड के आखिरी पार्ट में आते वक्त मैं थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन मैंने मतलब उसकी स्लाइड यहाँ पे ऐड नहीं की है। तो अगर हमें पिरामिड घर में बनाना है
तो उसकी जो विधि है, वो विधि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिरामिड को घर में स्वयं भी आसानी से बनाया जा सकता है। मतलब बहुत ही आसान तरीके से हम उसे पिरामिड को बना सकते हैं। पिरामिड बनाने से पहले इस बात को हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस पदार्थ का प्रयोग हम करने जा रहे हैं, मतलब पिरामिड बनाने के लिए जो चीज या धातु, मेटल या कोई पदार्थ हम यूज कर रहे हैं, वो नॉन कंडक्टर होना चाहिए। मतलब विद्युत एवं ऊष्मा का कुछ वाहक होना चाहिए। अर्थात पिरामिड बनाने में लकड़ी, प्लास्टिक या प्लाईबोर्ड का हम यूज कर सकते हैं। पिरामिड के निर्माण में चार एक समान त्रिभुज, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के किनारों को इस प्रकार चिपकाते या जोड़ते हैं कि उनके शीर्ष एक बिंदु पर आकर मिलने चाहिए। त्रिभुज किस माप को हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेष ऊंचाई एवं आधार की माप वाले त्रिभुज का सही परिणाम देते हैं। जैसे कि यदि त्रिकोण के आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो उसकी दोनों भुजाएं 9.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इस प्रकार समान माप वाले चार समद्विबाहु त्रिभुजों को किसी चिपकाने वाले पदार्थ से जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है, वह पिरामिड होता है। त्रिभुजों को जोड़ने के लिए लोहे की कील आदि का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी हालत में आपको आयरन जो है, लोहा, किसी भी हालत में आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार बने पिरामिड की एक भुजा को ठीक उत्तर दिशा में स्थित करनी चाहिए, जिससे अन्य भुजाएं भी चार दिशाओं में स्थिर हो जाती हैं। इसके लिए मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मतलब सूर्य के हिसाब से हम उत्तर सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का जो अंश है, मतलब सूर्य जब सनराइज होता है तो एग्जैक्ट ईस्ट में वो कभी होता है नहीं। मतलब साल में दो ही बार वो एग्जैक्ट ईस्ट में सनराइज होता है, तो बाकी समय वो कभी भी ईस्ट में नहीं होता। तो आप एग्जैक्टली नॉर्थ अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं या नॉर्थ एग्जैक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये बेहतर रहेगा कि आपको मैग्नेटिक कंपास जो है, वो मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और उस कंपास के ऊपर 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री का जो मार्किंग है, वो मार्किंग होना भी बहुत जरूरी होता है। पिरामिड की लंबवत ऊंचाई के एक तिहाई भाग की ऊंचाई पर सर्वाधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए जिस वस्तु को पिरामिड में ऊर्जावान रखना है, उस पिरामिड में एक तिहाई भाग को ऊंचाई पर रखना चाहिए। पिरामिड की नाप तौल तथा इसकी सही दिशाओं में करना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा परिणाम प्रभावित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों के लिए पिरामिड बनाने के लिए त्रिभुजों की एक समद्विबाहु भुजाओं की लंबाई तथा आधार की लंबाई निम्नलिखित, मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसके अनुसार ही होनी चाहिए। अगर आपका जो बॉटम है, वो बॉटम 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो भुजाएं हैं, वो भुजाएं 6.36 सेंटीमीटर की, और जो पिरामिड की ऊंचाई है, वो ऊंचाई 7.63 की होनी चाहिए, सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर 12 सेंटीमीटर का तल आपको पिरामिड के लिए बनाने जाते हैं, तो उसकी जो भुजा है वो 11.42 या 11.418 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो ऊंचाई
15.23 सेंटीमीटर। ऐसे अगर हम 150 सेंटीमीटर का अगर हम तल बना लेते हैं तो जो हाइट है वो हाइट 87.104 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और जो भुजाएं हैं वो भुजाएं 134.056 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर आप 60 सेंटीमीटर वाला पिरामिड बनाना चाहते हैं तो उसकी जो भुजा है वो भुजा 57.09 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और जो ऊंचाई है वो ऊंचाई 38.19 सेंटीमीटर मतलब 38.90 सेंटीमीटर की 19 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यहाँ पे जितनी जानकारी मैं आपको दे सकता था पिरामिड के बारे में मैंने वो आपके सामने रखी हुई है। अब कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो प्लांट्स है मतलब जो पेड़ है या वृक्ष है, वृक्ष शुभ होते हैं अशुभ होते हैं, कौन सा वृक्ष शुभ है कौन सा वृक्ष अशुभ है वो बात अलग है। लेकिन कोई वृक्ष मतलब आम का जो वृक्ष है उसे हम शुभ कहते हैं तो उसके पीछे कई साइंटिफिक रीजन है या कई भौगोलिक रीजन है और उसके औषधिक रीजन भी हैं। तो उन मतलब जो प्रतिनिधित्व तौर पर मैं कुछ वृक्षों के बारे में आपको मैं जानकारी यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। क्यों हमें ये वृक्ष अपने घर के पास या अपने जो का भूखंड है वो भूखंड पे लगाने चाहिए, उसका साइंटिफिक रीजन में मैं आपको बताऊंगा। उसका मतलब आयुर्वेदिक या औषधि गुणधर्म भी मैं बताऊंगा। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। तो विभिन्न पौधों का वास्तु की दृष्टि से घर की सीमा में जिस विशिष्ट दिशा में होने का निर्देश है वह वही लिख दिया गया है। फिर भी पौधों के संबंध में निम्न विशिष्ट बिंदु भी या पॉइंट्स भी हमें ध्यान में रखने चाहिए। घट श्रीपर्णी लताओं से घर को सदैव सुशोभित रखना चाहिए और उसकी अक्षत और जल से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उस स्थान के रहवासी शांति एवं सुख का प्रभाव करते हैं। इसी प्रकार वृक्षों के शुभाशुभ संबंध में शास्त्रों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी रहवासी भवन अथवा फैक्ट्री में उद्यान अथवा वृक्षों का उसकी सीमा में उत्तर दिशा में होना बहुत ही शुभ होता है। उपरोक्त वृक्षारोपण पूर्व या पश्चिम दिशाओं में बढ़ने पर प्रतिकूलता लाता है। आग्नेय कोण तथा नैऋत्य कोण पर वृक्षों का रोपण शुभ नहीं होता, अतः इन कोणों पर वृक्षों का रोपण कतई न करना चाहिए। कोई भी पौधा घर के मुख्य द्वार के समक्ष न लगाया जाए, यह द्वार वेद निर्माण कर सकता है अतः प्रतिकूलता दर्शाता है। घर के द्वार और पिछवाड़े को मिलाने वाले घर के माध्यमिक अक्ष तथा उसके समकोणीय अक्ष की ठीक सीधा किसी प्रकार का पौधा या पौधे का रोपण न करें, ऐसे पौधे प्रतिकूलता देते हैं। भूखंड की सीमा में पलाश, कंचना, अर्जुन तथा करंज के वृक्ष नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार के मरुस्थलीय पौधे का रोपण एवं पोषण भूखंड की सीमा में कतई न हो। मतलब जो कैक्टस है वो कैक्टस कभी भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार अन्य कांटेदार पौधे भी घर की सीमा के बाहर नहीं होने चाहिए। कई लोग कैक्टस को बड़े शौक से गमलों में लगाते हैं। ऐसे पौधे को घर में पालन
पोषण करने पर उस घर में तनाव की वृद्धि होती है। साथ ही आपसी संबंधों में कड़वाहट निर्माण होती है। बेर का वृक्ष जिस घर की सीमा में होता है वहां शत्रुता एवं शत्रु पीड़ा होती है। बेर का वृक्ष घर की सीमा के बाहर अशुभ नहीं है। ऐसे पौधे जिनमें किसी भी प्रकार का दूध संचित होता है, इसे विज्ञान की भाषा में हम लैटेक्स कहते हैं, जैसे कि आर्क, श्वेतार्क, रक्तार्क, ग्रह सीमा में अशुभत्व देने वाला होता है, किंतु यही पौधे घर की सीमा से बाहर होने पर सुखदायी होते हैं। स्वजनित आंकड़े को काटने के बजाय उसकी नित्य पूजन करना जरूरी है। जो भी व्यक्ति शिक्षा के संबंधित हो उन्हें आंवला, पाकड़, पीपल एवं गुलर के वृक्षों में से एक का अधिक रोपण एवं पोषण अपनी गृह सीमा में अवश्य ही करना चाहिए। यह रोपण इतनी इनकी शुभ दिशाओं में ही होना चाहिए। वाणिज्यिक कर्मों से जुड़े हुए व्यक्ति अर्थात व्यापारी वर्ग के व्यक्तियों के तथा वैश्यों की शीर्ष नीम एवं बिल्व वृक्षों का पालन पोषण करना जरूरी होता है। क्षत्रिय वर्ण के लोगों को गृह सीमा में पवित्र तुलसी, सुदर्शन, महुआ, पनस के वृक्षों में से जो भी उपयुक्त प्रतीत होता है उसका रोपण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ब्राह्मण तथा वैश्य और क्षत्रिय के अलावा जो भी वर्ण के लोग हों उन्हें घर की सीमा में अमलतास के वृक्ष को लगाना बहुत ही शुभ कारक होता है। तुलसी का पौधा घर की सीमा में शुभ होता है। किसी भी भूखंड में या भूखंड की सीमा में पश्चिम दिशा की ओर रोपा गया एवं पोषण किया हुआ बिल्व पत्र या बिल्व वृक्ष वहां के रहवासियों के लिए सुखदायक होता है। किसी भी भूखंड की सीमा में जहां रहने हेतु मकान बना हो अथवा जिसमें कोई फैक्ट्री हो वहां बांस के पौधे का रोपण अशुभ होता है। बहुत अच्छी तरह से आप इसको गौर कीजिएगा कि किसी भूखंड की सीमा में जहां रहने हेतु मकान बना हो अथवा जिसमें कोई फैक्ट्री हो वहां बांस के पौधों का रोपना अशुभ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बाजार में आपको मनी प्लांट के बारे में बांस के जो छोटे छोटे गट्ठे आपको मिलते हैं वो अपने घर में कभी भी उसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। किसी भी भूखंड के निर्माण के पश्चिम में महुआ का वृक्ष वहां के रहवासियों की उन्नति का कारक बनता है। ठीक यही फल गुलर अथवा पनस के दक्षिण दिशा में होने से प्राप्त होता है। मोटे काष्ठीय पौधों का उत्तर की तरफ रोपना विकसित करना अशुभ होता है। घर के अंदर अथवा भूखंड की सीमा में कहीं भी ऐसी लता जो कि नीचे से ऊपर की ओर वृद्धि कर रही हो या उसका ऊपर जाना है वो शुभ होता है। इसी प्रकार की यदि घर में कोई मनी प्लांट हो तो उसका नीचे से ऊपर की ओर आरोहण शुभ होता है। जिस भूखंड में उत्तर की तरफ कनक चंपा का वृक्ष होता है वहां धनाभाव नहीं होता, मतलब धन की कमी कभी भी नहीं होती है बल्कि धन की वृद्धि होती रहती है। घर में यदि कांटे या दूध वाले वृक्ष एवं फलदार वृक्ष हो
तो उनसे क्रमशः स्त्री और संतान की हानि होती है। गुलाब तथा स्वजनित आंकड़े के पौधे को के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। अशुभ वृक्षों को काट न सकने की स्थिति में उनकी सभी अन्य शुभदायक वृक्षों को लगा देने से उनका जो दोष है उनका दोष दूर हो जाता है। पुन्नाग, अशोक, शमी, तिलक, चंपा, अनार, पीपली, अर्जुन, सुपारी, कटहल, केतकी, मालती, चमेली, कमल, नारियल, केला, इन वृक्षों से सुशोभित घर लक्ष्मी का विस्तार करता है। किसी भी कारण से यदि एक या एकाधिक वृक्षों या वृक्ष को हटाना पड़े तो शास्त्रोक्त नियमों से ही हटाना चाहिए, अन्यथा घोर पापों का भागी हमें बनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लीजिएगा कि एक सामान्य सा शास्त्रोक्त नियम है कि किसी भी एक पौधे को हटाने के लिए पहले 10 नए पौधे का रोपण करना बहुत जरूरी होता है और उनका पालन भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर जिसे हटाना है उसे आप हटा सकते हैं। मतलब ये शास्त्र आपको बता रहा है, लेकिन आप जब एक वृक्ष काटते हैं तो आप उतना ऑक्सीजन आप कम करते जाते हैं, ये शास्त्रीय कारण है। और इसके बजाय अगर आप 10 वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो मतलब आपने जो एक वृक्ष काट के जो ऑक्सीजन कम किया था उसको आप 10 गुना बढ़ा रहे हैं। मतलब वास्तुशास्त्र आपको एक तरह से ऐसी सीख देता है कि बाबा आप नेचर के साथ चलिएगा। और कोई भी इंसान, एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा विषय को बदलना चाहूंगा कि अगर इंसान को कोई चीज आप समझाने जाएंगे तो इंसान कभी भी उसका अनुसरण नहीं करता है। अगर मैं आपको यही नहीं बताता कि आप एक वृक्ष को तोड़ने जा रहे हो तो उससे पहले आप 10 वृक्ष को लगाइएगा तो कोई इंसान उसको ध्यान में नहीं रखेगा। बात पक्का है कि उसको कंसंट्रेट नहीं करेगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। लेकिन मैं वहां पे जाके आपको उसको उस व्यक्ति को मैं बोलूंगा कि अरे बाबा आप अगर काटना चाहते हो, वृक्ष को काटना चाहते हो तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि आप 10 नए पौधे लगाइएगा और उस पौधों को आप पानी डालिएगा, उसका पालन पोषण करिएगा तो ही इस वृक्ष के काटने का पाप आपके सर से निकल जाएगा। तो वह इंसान इमीडिएट इफेक्ट में 10 वृक्ष या 10 रोप लगाएगा। मतलब यह है कि डर और वास्तुशास्त्र ये कुछ ना कुछ कहां पर निसर्ग के लिए या नेचर के लिए बहुत अच्छा है और इंसान को नेचर के ढांचे में ढालने के लिए अपने जो पूर्वज है वो पूर्वजों ने ये शास्त्र शायद बनाया होगा। तो फिर से मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ आऊंगा फिर कि अशुभ फलदायी अथवा शुभ दिशाओं में लगे पौधे को न काटते हुए शुभ दिशा में शुभ कहे गए पौधों का रोपण एवं पालन पोषण करने से भी उनका अशुभत्व समाप्त होता है। किंतु यह नियम कांटेदार कैक्टस के पौधों पर लागू नहीं होता है। अब कुछ वृक्षों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका मेडिकल प्रॉपर्टीज, उसका लैटिन नाम, उसका कुल, उसके बाद औषधि गुणधर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है अशोक। उसका जो लैटिन नेम है या लैटिन नाम है वो है जोनेशिया अशोका। उसका जो कुल है वो फैमिली है उसकी मायोमोसेसी। अशोक वनस्पति
मायोमोसेसी कुल का सदस्य है। अब उसके जो मेडिकल यानी कि औषधीय गुणधर्म जो है, वो औषधीय गुणधर्म एक के बाद हम डिस्कस करेंगे। अपनी सघन सुखदायिनी छाया के द्वारा इस वृक्ष ने जिस प्रकार मां सीता के दुख को कम किया था, ठीक उसी प्रकार इस वृक्ष के कई ऐसे औषधिक उपयोग है जो स्त्रियों में होने वाली व्याधियों को काफी हद तक हरने में सक्षम है। अशोक की छाल में टैनिन तथा कैचिटिन नामक रसायन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो कि औषधीय महत्व के हैं। अशोक से निर्मित अशोकारिष्ट नामक औषधि बहुत ही गुणकारी है। अश्मरी रोग। अशोक के 2 बीजों के चूर्ण को जल के साथ नित्य कुछ दिनों तक लेने से अश्मरी रोग जो है मतलब कम हो जाता है। गर्भपात रोकने के लिए हेतु मतलब प्राय कई महिलाओं को गर्भाशय की कमजोरी के परिणाम स्वरूप गर्भपात हो जाता है, अथवा कभी-कभी महिलाओं को अधिक रक्तस्राव होता है। शास्त्रों में इसके लिए अशोक घृत लेने की सलाह दी गई है, अथवा ऐसे मामले में अशोक की छाल का चूर्ण थोड़ी सी मात्रा में गौदूध के साथ ग्रहण करने से भी काफी लाभ होता है। यहाँ पे मैं गौदूध के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कोई विदेशी गाय यहाँ नहीं है, मतलब देशी गाय जो है उसी का दूध इस्तेमाल करना चाहिए। एक खुराक 2 से 4 मात्रा की होती है और इस प्रयोग को लगभग 1 सप्ताह तक करना पड़ता है। जिन महिलाओं के मासिक धर्म अधिक होता है अथवा अनियमित होता है, उनके लिए भी अशोक की छाल का व्यवहार करना हितकर है। इसके लिए संबंधित महिला को लगभग 2 तोला मात्रा अशोक की छाल लेकर उसे दूध में उबालना चाहिए। जब दूध पर्याप्त मात्रा में गाढ़ा हो जाए तो छाल कर पृथक कर उसे दूध में भरपूर अथवा आवश्यक मात्रा में खांड मिलाकर सेवन करना चाहिए। लिए जाने दूध की मात्रा 250 मिलीलीटर मतलब 250 ml हो। प्रयोग 3 दिन के लिए करना जरूरी होता है। श्वेत पदर में शिकार मतलब श्वेत पदर की शिकार महिलाओं को अशोक की छाल दुग्ध कषाय लेना चाहिए। इस कषाय को बनाने के लिए लगभग आधा पाव दूध मतलब आधा पाव 125 ml और आधा पाव छाल और उसमें आधा सेर जल मिलाकर इस मिश्रण को इतना गर्म करें कि संपूर्ण जल उड़ जाए और जल उड़ने के बाद जल उड़ जाने के पश्चात प्राप्त दूध की लगभग 3-3 तोला मात्रा दिन में 2 बार लें। यह प्रयोग मासिक स्राव के 4 दिन पश्चात से प्रारंभ करें। इस प्रकार यह रोगों की स्त्रियों के लिए एक अमोघ औषधि है। उसके अन्य उपयोग जो है, जिस घर के उत्तर की ओर अशोक वृक्ष लगा होता है, उस घर में बिन बुलाए शौक नहीं आता है। सोमवार के दिन शुभ मुहूर्त में अशोक के पत्तों को लाकर घर में रखने से शांति तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। अशोक वृक्ष का बांदा चित्र नक्षत्र में अशोक चित्र का बांदा चित्रा नक्षत्र में लाकर रखने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। उसका एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अशोक के वृक्ष के नीचे स्नान करने वाले व्यक्ति की ग्रह जनित बाधाएं
दूर हो जाती है। मंद बुद्धि या स्मृति लोप के शिकार एवं ऐसे जातक जिनकी पत्रिका में बुध ग्रहण नीचे का हो, उनके लिए अशोक वृक्ष के नीचे स्नान करना बहुत शुभकारी होता है। और वास्तु में इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अशोक वृक्ष को घर के सामने रोपित करना विशेष शुभ है। अशोक के वृक्षों को घर में रोपण करने से घर में लगे हुए अन्य अशुभ वृक्षों का दोष समाप्त होता है। अशोक, पाकर, पीपल, बड़ और आम जिस घर में होते हैं उसके स्वामी का शरीर एवं आर्थिक स्तर सदैव उत्तम रहता है। आज के लिए यही इतना ही काफी है। कल हम बचे हुए कुछ वृक्षों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई आपको शंका हो तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है। मेरा प्राइवेट नंबर है 9075009500। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपकी जो शंका है वो शंका का हल मैं आपको मेरी यथासांग शक्ति के साथ आपको दे सकता हूं। धन्यवाद।